तो मास्क इस बीच चर्चा करने के लिए विश्व चिकित्सा संघ के डॉक्टर RS बेदी जुड़ गए हैं, जो कि सलाहकार भी हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर RS बेदी जी, टीवी 100 पर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अस्पतालों में देखा जा रहा है कि मरीज नित नए दम तोड़ रहे हैं, आखिर वजह क्या मानी जाए? क्या उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है, सुविधाओं की कमी है, आखिर क्या वजह है? देखिए, पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से सारे लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन में पर्सनल प्रोटेक्शन सबसे बड़ा हथियार है और शायद एक ही यही हथियार है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने करीबी लोगों को भी बचा सकते हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन अब जो गवर्नमेंट्स हैं, या वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, वो लगा नहीं रही हैं। उसके ऊपर वो इलेक्शंस पे इलेक्शंस हो रहे हैं। तो किसी तरह से भी मैं समझता हूं कि इलेक्शंस इस टाइम पे जस्टिफाइड नहीं थे और बहुत ही हानिकारक थे। एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी भी सेकंड वेव के हम मझधार में हैं और ये जो साइंस और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 10 या 15 मई, इसका मतलब है और 10-15 दिन में ये जो वेव है ये पीक पे पहुंचने वाली है। तो आप ये इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी ये सेकंड वेव पीक पे नहीं है। और इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि अगर सेकंड वेव को हम बहुत जल्दी खत्म नहीं करेंगे तो हमें शायद थर्ड वेव और डेडली रूप से हमारे सामने आएगी। और म्यूटेशन जो सेकंड वेव में हमें नजर आ रही है वो थर्ड वेव में उस कारण म्यूटेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है ज्यादा देर तक चलेगी और ज्यादा लोगों में स्प्रेड करेगी। हमने देखा कि सेकंड वेव में यूके में, ब्रिटेन में, ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन हुई है। उसी की स्ट्रेन जो है वो आज इंडिया में आई हुई है। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है हम ये ना समझें कि ये जो सेकंड वेव जो इंडिया में आई है वो भी म्यूटेट नहीं करेगी और थर्ड वेव से हम दोबारा जकड़े नहीं जाएंगे। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से मास्क को लेकर ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल लेयर की मास्क ज़रूरी है और साथ ही साथ डबल मास्क लगाने के लिए भी सलाह दिया जा रहा है, N95 मास्क लगाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बता दिया गया है। क्या एक मास्क इस समय सुरक्षित नहीं रह गया है? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैंने जो बात की थी पर्सनल प्रोटेक्शन की, पर्सनल प्रोटेक्शन में 3 चीजें बहुत ज्यादा अहम है। पहला, प्रॉपर मास्क। मैं अब मास्क नहीं कहूंगा, एक 3 प्लाई का मास्क जो है वो आपको अंदर से पहने, उसके बाद आप कपड़े का जो मास्क है वो बाहर से पहनना है। तो डबल मास्किंग कीजिए, पहली बात। सोशल डिस्टेंसिंग आपकी जिम्मेवारी है, आपके साथ वाले की जिम्मेवारी है। और तीसरी जो है वो वैक्सीन है। अब आज के युग में अगर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने 1 साल के अंदर वैक्सीन जो है वो लाके खड़ी कर दी है, बहुत अफसोसजनक ये स्थिति है कि आज हम लोगों तक ये पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं कि 54% वैक्सीन इंडिया ने एक्सपोर्ट की है और आज हम हमारे अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन मुहैया नहीं करा पा रहे। तो अब ये जो बातें हैं अब ये छुपी नहीं रहेंगी और ना छुपी रहनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स, डाटा, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरत इसकी है और इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं ध्यान दिया जा रहा, क्योंकि जनरली जो बात देखी जा रही है इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो कम दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल विल कम दिखाई दे रही है, गुड गवर्नेंस भी वो भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। इन 3 चीजों के बिना ये दूसरे वेव से हम पार नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरी वेव पार नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हम तीसरी वेव का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाएं। लेकिन डॉक्टर RS बेदी, कैसे लोगों के मन से कोरोना का जो भय है वो दूर करें, क्योंकि लोग भय की वजह से अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं और कहीं पर बेड की कमी हो रही है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। अब ऐसे में पैनिक सिचुएशन ना बने, इसके लिए क्या कुछ जरूरी है? अगेन ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 95 से 96% जो लोग हैं
हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब लक्षण हो तो उन लक्षण को पहचाने। थोड़ा सा सोर थ्रोट हो, गले में खराश हो, खांसी आए, बुखार आए, ठंड लगे, जो अपने मांसपेशियों में थोड़ा दर्द हो रहा हो, आंख में जलन हो, पेट दर्द हो या वॉमिटिंग डायरिया हो, ऐसे कोई भी लक्षण अगर नजर आते हैं तो हमें उस टाइम पे अपने लोकल जो आपका फैमिली डॉक्टर है उससे सलाह लेनी है, उसके टच में रहना है। मॉनिटर के साथ आपने पल्स ऑक्सीमीटर जिसको हम बोलते हैं उसके साथ अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उसको देखते रहना है। उसमें मैं आपको ये कहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि 6-7 मिनट आप घर में नॉर्मल वॉक कीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन लीजिए। और ऑक्सीजन सैचुरेशन जब लेते हैं तो कम से कम आधा या 1 मिनट इंतजार करें, वो आपकी सही ऑक्सीजन सैचुरेशन बताएगी। नाउ दूसरी बात ये है कि अगर 94 या 93% से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है तब हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। उसके बाद भी एक बेसिक दवाइयों का जो एक पैकेट है वो सरकारों की तरफ से भी मिलता है और हम अपने डॉक्टर से भी ये पूछ के ले सकते हैं। बड़ी बेसिक दवाइयां हैं और बहुत सस्ती दवाइयां हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको सांस चढ़ रहा है या और लक्षण जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, फीवर नहीं कम हो रहा और तेज हो रहा है, तो फिर हमें डॉक्टर्स को सलाह लेनी है। अब वीडियो कंसल्टेशन भी लीगलाइज कर दी है और हेल्पलाइन भी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, तो उनका सहायता लें। और अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। आप ये देखें कि हर कोई को आईसीयू बेड की जरूरत नहीं है। आज के दिन भी आईसीयू बेड की जरूरत फॉर्चुनेटली सिर्फ 1 या 2% लोगों में पैदा हो रही है। तो प्लीज, ऑक्सीजन की कमी थी मगर काफी हद तक पिछले 3-4 दिनों में ये कमियां जो हैं पूरी हो रही हैं और अगले 5-7 दिनों में ऑक्सीजन की और भी जो अवेलेबिलिटी है वो बेटर हो जाएगी। तो आप प्लीज अपने आप को शांत रखें, क्योंकि अगर आप टेंशन में रहेंगे उससे भी बीमारी जो है वो बढ़ने की आसार है। डॉक्टर साहब, इन दिनों देखा जा रहा है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है, कहीं कहीं पर नकली भी जो है दवा बनाई जा रही है। अब ऐसे में वो लोग जो परेशान हैं, किसी तरह से रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल पा रहा है, लेकिन कई बार देखा जा रहा है कि लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नकली इंजेक्शन मिल रहा है। तो दोनों के बीच फर्क कैसे किया जाए कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है? देखिए, इसके अंदर मैंने भी सुझाव दिया था और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ ने ये सुझाव माना है। इसमें हमें जो रिकॉग्नाइज्ड जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे डायरेक्टली सप्लाई लेनी है। गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाई जाए, उसमें 2 चीजें तय हों। पहली ये कि कौन से लोगों को किस स्टेज पे रेमडेसिविर या ऐसी दवाइयों की जरूरत है, तो एक उनका एक कटघरा बन जाएगा कि ये इस प्रणाली के जो लोग हैं उनको रेमडेसिविर की जरूरत है। अब एक बार ये तय हो गया कि इस पेशेंट को रेमडेसिविर की जरूरत है, तो हमें सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही वो दवाई जो है मुहैया करानी चाहिए। डॉक्टर जो हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं कोविड का, वो बताएं कि ये हमारे पास 4 पेशेंट हैं और ये 4 पेशेंट उस दायरे में आते हैं जिनको रेमडेसिविर की जरूरत है। तो वो डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट एजेंसी से बाई करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और जो नकली दवाइयों का जो ये जाल बुना जा रहा है इससे भी हम बच पाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है डॉक्टर साहब कि एक तरफ जनता मर रही है, किसी तरीके से अपने अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, और कुछ लोग हैं कि कालाबाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल, इस टाइम जो कालाबाजारी है ये मर्डर से भी ज्यादा घिनौना काम है, क्योंकि ये अब एक लोग को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसमें लोगों को जो सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचने वाला है। तो इसमें गुड गवर्नेंस जो है स्टेट लेवल पे उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये देखें कि कालाबाजारी जो है वो हम इसको कैसे रोक पाएंगे।
तो जो ये जंग है इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, कई ऐसे और डिपार्टमेंट्स भी हैं, इन्हें जुड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके ऊपर भी कैसे नियंत्रण और कंट्रोल किया जाए। मैं आज देख रहा हूं और सोच के साथ ये कह रहा हूं, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर जिसमें शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है, लेबोरेटरी वाले शामिल हैं, यही एक ऐसे लोग हैं जो दिन रात अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए जुझे हुए हैं और सामने आके काम कर रहे हैं। बाकी एजेंसी जो पहले लॉकडाउन के टाइम पे, पहले वेव के टाइम पे भी हमें देखने को मिली थी, वो भी आज हमें देखने को नहीं मिल रही। इसका क्या कारण है, मेरी समझ से बाहर है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, अब धीरे धीरे गर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए क्या कुछ खान पान में बदलाव करना चाहिए? इसके अंदर जैसे आपने पहले कहा कि पैनिक नहीं करना, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसका डायरेक्ट संबंध है आपकी इम्यूनिटी से। कम 8 या 9 घंटे आप सोएं, नींद लें अच्छी सी, और घर में जब अगर आप बैठें तो वहां पर भी कमरे बंद करके मत बैठें कि कीटाणु बाहर से आ जाएंगे। ये तय हो गया है कि अगर आप अपने घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो खुले रहेंगे और जो हवा है वो जो अंदर बाहर जाती रहेगी, उससे इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, और जहां तक जरूरी हो अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर मत जाएं। और जो बड़े बुजुर्ग घर में रह रहे हैं उनको जो है अपने से अलग रखें, और घर के जो आपके जरूरत जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, जैसे कि बर्तन हैं या टॉवल्स हैं, ये जो हैं वो भी अपने अपने अलग रख लीजिए, जिससे हम मिनिमाइज कर सकें कि इन्फेक्शन घर में भी एक दूसरे से ना फैले। क्योंकि अब सेकेंड वेव में ये बात सामने आई है कि सारी की सारी फैमिलीज जो हैं वो पीड़ित हो रही है एक साथ। पहले वेव में ये दिखा नहीं था। यानी कि इन्फेक्शन घर में भी फैल सकता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह की अब परिस्थिति बनी हुई है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पूरा का पूरा परिवार जो है संक्रमित पाया जाता है, लेकिन इन दिनों वायरल भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जैसे जैसे मौसम बदलता है तो वायरल भी होने लगता है लोगों को। अब ऐसे में नॉर्मल किसी को वायरल है या फिर कोरोना महामारी है, इसके लिए बिना जांच के कैसे पता चले कि किसी को वायरल फीवर है या फिर जो है कोरोना वायरस है? देखिए, हमें पहले 3-4 दिन तो जो देखना है कि खांसी जुकाम है, थोड़े बहुत लक्षण है, तो वही जो नॉर्मल इम्यूनिटी से रिलेटेड चीजें हैं उसका ही इस्तेमाल करना है। क्रूसिन ले लो या डोलो ले लो, तो ये सब चीजें ही हमने देखनी है। अच्छा आहार लीजिए, रेस्ट कीजिए, जैसे मैंने बताया। जो नॉर्मल वायरस का जो एक हमें इलाज करना है, वही इलाज इस वायरस का भी है। तो जब अगर हमें लगे कि 3rd डे के बाद कि ये हमें लग रहा है कि कोरोना से ज्यादा मिलता जुलता है, जिसमें कि सूंघने की शक्ति और टेस्ट, ये दोनों भी जो जुड़ जाते हैं, तो उस टाइम हमें RT-PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, उनका भी टेस्ट अगर जरूरत पड़े तो कराना चाहिए। हमें मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नहीं है। अब एक और बात है कि इस वेव के अंदर RT-PCR भी नेगेटिव आ रहा है, पहली बार, दूसरी बार, और हम अगर हफ्ते के बाद जब लक्षण बढ़ जाते हैं उस टाइम RT-PCR कराते हैं तो वो तीसरी बार पॉजिटिव आ जाता है। तो हमें इतिहास पूरे बरतने हैं, ऑक्सीजन मीटर जो है उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन करवानी है, और डॉक्टर से संपर्क बनाए रखना है। डॉक्टर ही बताएगा कि आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट से सेकंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट पे कब जाना है, और सेकंड स्टेज से 3rd स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट पे कब जाना है। जी डॉक्टर साहब, इसका रामबाण इलाज एक ही है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके, लेकिन देखा जा रहा है कि बिना तैयारी के जिस तरह से तीसरी प्रक्रिया चल रही है, 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जानी है, उसमें कई राज्यों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि हमारे पास जी वैक्सीन ही नहीं है। आखिर वैक्सीन की जो किल्लत हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए? क्योंकि देखिए, वेस्टेज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये पूछा भी था कि आखिर वेस्टेज
तेज क्यों हो रहा है? देखिए, आपने ये दुखती रग पे मेरे हाथ रख दिया है, क्योंकि मैं आईएमए की नेशनल इम्यूनाइजेशन कमेटी का भी सदस्य हूं। मैं आपको, बहुत हैरानी की बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये दोनों कई दशक से सीमलेसली हर एक कोने में हिंदुस्तान के, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो या कोई भी जगह हो, वहां पर वो वैक्सीन पहुंचाने में समर्थ थे। और आज तक बिना किसी शोर के ये वैक्सीन जो है हर जगह मुहैया कराई जा रही थी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये जब नॉर्मल टाइम में हम ये वैक्सीन जो है हर जगह पहुंचा पा रहे थे थ्रू द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो अब हमें क्या मुसीबत पड़ गई है? हाँ, ये जरूर है कि एकदम तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके अंदर एक तो इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर देना चाहिए। जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की वो ना करें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सरल तरीके से हम कर पाएंगे। और दूसरा, इसको डिसेंट्रलाइज करें। कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, यहाँ पर एक रेट, दूसरी जगह एक रेट, तीसरी जगह एक रेट। तो ये जो आसान से तरीके से ये इम्यूनाइजेशन की जो ड्राइव थी, इसको हम ले जा सकते थे आगे, उसमें भी किसी कारणवश गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करके और इसमें परेशानी पैदा कर दी। जी, यानी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हस्तक्षेप ना किया जाए इस पूरे मामले में, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल सकती है। यस, एक तो ये दोनों जो हैं कंपनियां सक्षम हैं इम्यूनाइजेशन प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई के लिए। दूसरी बात, सरकारों को, जो सेंट्रल सरकार स्पेशली, उनको बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो वैक्सीन बनाते हैं, उनको भी इमीडिएटली इजाजत देनी चाहिए थी कि वो भी बनाते। क्योंकि ये तो पता ही है कि ये दो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, ये 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बना नहीं सकती। तो हमें क्यों नहीं हमने ये और भी ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इजाजत दी कि वो भी प्रोडक्शन को एकदम बढ़ा सके। ये बहुत हैरानी की बात है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, आज की अगर बात कर ली जाए तो रिकॉर्ड टूट गया है, 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। लेकिन सवाल इस बात का है कि न सिर्फ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि साथ ही साथ जो मौत के आंकड़े हैं वो भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या उपाय किया जाए कि कम से कम मौतें हों? उसके लिए अभी क्या तैयारी बाकी रह गई है, क्या तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, बात यह है कि अभी तक भी मैं कहूंगा कि जो परसेंटेज है, जो लोग सीरियस हो रहे हैं और जिनमें मौतें हो रही हैं, वो आज भी बाहर के मुल्कों की तुलना में इंडिया में कम है। ये कहते हुए मैं एक और बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हम कह रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी की जो हमारी दर है वो 2% के अराउंड है आज भी, तो अगर 100 लोग संक्रमित होंगे तो उसमें 2 लोग की मौत होगी। अगर 10,000 होंगे तो वो 200 की होगी। अगर 1 लाख होंगे तो 2,000 लोग की मौत होगी। तो क्योंकि इस वेव के अंदर हमने लॉकडाउन नहीं किया और पॉलिटिकल रैलीज भी की, हमने मेले भी किए, सारा कुछ किया। अब ये हम रोज इसकी चर्चा करते हैं, बार बार, कितनी बार इस बात को हम दोहरा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो 2% है, ये जैसे मैंने बताया, ये अगर हम करोड़ों में लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे तो उतने ही ज्यादा लोग मरने की संभावना है। यानी कि मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा अभी सतर्कता की ज़रूरत है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है डॉक्टर साहब कि लगातार डॉक्टर्स, वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग संभल जाइए, लापरवाही ना कीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि अभी भी इस कदर लापरवाही बरत रहे हैं कि अपनों को खोने तक की नौबत आ रही है, फिर भी लापरवाह रवैया हटा नहीं रहे हैं। देखिए, अब बहुत अफसोस की बात है कि ये वायरस आज के दिन में भी, अगर मैं चाहूं अपने आप को या अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहूं तो मैं ये सुरक्षित कर सकता हूं। आप घर पे बैठिए, बिना बात के आप बाहर मत निकलिए।
और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, जिसको वैक्सीन लग सकती है उसको वैक्सीन लगवाइए। बड़े बुजुर्ग जो है वो ज़्यादा जिनको चांसेस हैं ये इससे पीड़ित होने में, उनको थोड़ा सा और घर में भी अलग से रखिए। तो ये तो अब सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये जानकारी दी जा रही है कि ये कोरोना जो है वो आपके घर पे नहीं आता, आप बाहर जाके उसको अपने आप लेके आते हैं। तो अब एक तो जिम्मेवारी बन जाती है नागरिकों की, और ये नागरिक भी जो हैं और समझ नहीं आ रहा कि इतने आसान तरीके हैं। मास्क पहनिए भाई, ठीक से मास्क पहनिए, वैक्सीन कराइए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए। इतने 3 छोटे छोटे जो अगर हम सावधानियां बरत लेंगे उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर इंसान ये भी नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ बहुत ही ये अफसोसजनक। जी, लोगों को बहुत समझने की जरूरत है और मुझे लगता है अभी जागरूकता अभियान में भी और ज्यादा तेजी लाई जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, TV 100 से चर्चा करने के लिए।